जो हम हैं वो हम होना नहीं चाहते, जो हम हैं वो हम होना नहीं चाहते, और जो हम नहीं है वो हम होना चाहते हैं। तो मैं कैसे समझाऊं मेरे दोस्त कि इस होने और ना होने के बीच जिंदगी का सबसे सुनहरी दौर गुजर जाता है। बहुत ही खूबसूरत जो कविता की चंद पंक्तियां मैंने पढ़ी हैं, इनको जिन्होंने लिखा है वो है हमारे आज की शख्सियत। नमस्कार दोस्तों, रेनबो सेलेब्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज हमारे साथ रेनबो सेलेब्स में जो जानी मानी शख्सियत हैं, जाना माना नाम है साहित्य के क्षेत्र में। ही इज एमिनेंट ऑथर, नाटककार हैं, लेखक हैं, एविड एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद हैं, कवि हैं, और सबसे बड़ी बात, इस साल के प्रेस्टिजियस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रताप सहगल। आपका हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया काजल। आपको हमारी पूरी आकाशवाणी की तरफ से बहुत बहुत बधाई संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार हासिल करने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। लगभग 50 से ज्यादा पुस्तकें, लगभग 45 नाटक, 20 बाल नाटक, 8 काव्य संग्रह, 2 नॉवल, 3 ट्रेवलॉग और बहुत कुछ गिनती भी नहीं है मेरे पास। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जो आपका साहित्यिक सफर रहा, क्या कहेंगे इसके बारे में? हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे। साहित्यिक सफर बहुत लंबा रहा है काजल। देखो 1960 के आसपास मैंने लिखना शुरू कर दिया था जी, और 1962 में मैंने यहीं ऑल इंडिया रेडियो पर पहली कविता पढ़ी थी। अरे वाह, तो इतना लंबा रिश्ता तो मेरा ऑल इंडिया रेडियो से है। क्या बात। और फिर बाद में दूरदर्शन तो बहुत बाद में आया, उससे भी रिश्ता जुड़ा जी, लेकिन रेडियो के साथ रिश्ता मेरा बहुत पुराना है और लगातार वो आज भी बना हुआ है। इससे और अच्छी बात मुझे कुछ लगती नहीं है कि यहाँ बार बार आप लोग मुझे याद करते हैं, बुलाते हैं, तो बहुत मजा आता है आप लोगों से बात करके और मैं तरोताजा रहता हूँ इस तरह से। तो यात्रा की जो बात पूछी, लिखना तो शुरू हो गया, अब क्यों हो गया, कैसे हो गया, इन सवालों के जवाब ढूंढना बड़े मुश्किल होता है। शायद इसी तरफ मेरा रुझान बना। और क्यों बना? क्योंकि मेरे घर में कोई इस तरह के संस्कार नहीं थे। ना मेरे माता, ना मेरे पिता लेखक थे, ना कोई आर्टिस्ट थे, ना वो पढ़े लिखे थे बहुत ज्यादा। लेकिन मेरा रुझान हो गया जी। अच्छा ये लगता है कि मेरा देखा देखी मेरे जो और 2 छोटे भाई हैं, उनका रुझान भी इसी तरफ हो गया। तो इस तरह से एक पारिवारिक रिश्ता लेखन के साथ जुड़ा, शब्द के साथ जुड़ा, वो बड़ा महत्वपूर्ण रहा और लंबी यात्रा तय की। आप तो 60 साल से ऊपर हो गए, तो 60 सालों में अगर 50 से ज्यादा किताबें आ भी गई तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है लेकिन बहुत सोच समझ कर लिखना पड़ता है, समय के साथ, समय से आगे। और जो बंधी बंधाई एक लाइन होती है, उस लाइन से अगर हटकर आप कुछ नया कुछ नहीं दे पाते तो आपका लिखना फिर वो एक तरह से आप पीस रहे हैं, जो पहले लिखा जा रहा है उसका पृष्ठ पेषण कर रहे हैं, तो वो मुझे स्वीकार नहीं होता। और नए नए आयाम, नई नई चीजें, नए नए रास्ते तलाशता रहता हूँ, नई नई विधाओं में जाता रहता हूँ, तो ये सब चलता रहता है। और आज मैं कहाँ हूँ ये तो आप लोग बेहतर जानते हैं। बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि समय से आगे लिखना। जिस तरह से नदी अपना पीछे सब चीजें छोड़ के आगे बहती रहती है, निर्मल धारा जो नदी के आगे बहती है, बहुत ही खूबसूरत बात कही सर आपने। बहुत सी विधाओं में आपने लिखा है, तो कौन सी विधा को आप दिल की गहराइयों से अपने करीब पाते हैं? ये सवाल मुझसे कई बार पूछा गया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जब भी जिस विधा में लिखता हूँ मैं उसी विधा का हो जाता हूँ। अगर मैं उस विधा के प्रति समर्पित नहीं होऊंगा तो मैं अन्याय कर रहा होऊंगा, मैं लिखूंगा ही क्यों जी। तो ये समर्पण भाव बहुत जरूरी है। कविता लिखता हूँ तो मैं कविता में डूबा रहता हूँ, नए नए सिंबल्स, नए नए जो उसमें इमेजेस आती हैं, नई नई बातें आती हैं, कहानी होती है तो उसमें एनालिटिकल अप्रोच हो जाती है, वैचारिक निबंध होते हैं तो कुछ उसमें आइकनोक्लाज्म आ जाता है, मूर्ति भंजन आ जाता है, जो पुरानी रवायतें और बेकार की रवायतें जो हैं, जो रूढ़ियां बन चुकी हैं, उनको हटाना, उनको तोड़ना और कुछ नए मायनों की तलाश करना। तो इस तरह से जिस विधा में जाता हूँ उसमें डूब के लिखता हूँ। इसलिए मेरे लिए ये कहना मुश्किल है कि मुझे किस विधा में लिखने में ज्यादा आसान। नाटक तो तुम जानती हो, देखो, और नाटक कितना वक्त मांगता है और कितना इन्वॉल्वमेंट मांगता है, और जब नाटक में आदमी आता है तो बाकी विधाएं कुछ पीछे छूटती दिखाई देती हैं। कारण यह है कि नाटक समय बहुत लेता है। बिल्कुल। और नाटक के लिए आपको मंच से जोड़ना है, लोगों से जोड़ना है, बार बार जाना है, रिहर्सल में जाना है, निर्देशक से बात करनी है, कलाकारों से बात करनी है, ऑडियंस से आपको वार्तालाप करना है, तब न जाकर आपको कोई नई चीजें, कुछ उसके नए एंगल्स मिलेंगे।
तो इसलिए वो बहुत समय लगता है, पर बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है, बड़ा जी। आनंद आता है, उस सारे क्रिएटिव प्रोसेस में बहुत आनंद आता है। आपने कहा कि मैं हर विधा से अपने आप को जोड़ लेता हूँ जब आप लिखना शुरू करते हैं, तो मुझे लगता है नाट्य लेखन एक बहुत मुश्किल विधा है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मुश्किल असल में वो होता है जिसमें आदमी दाखिल नहीं होता। जी। जब आप दाखिल हो जाते हैं और उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वो मुश्किल फिर आसान होने जाती है, मुश्किल आसान हो जाती है। लेकिन उसके लिए बहुत समर्पित होना बहुत जरूरी है। अब जिन लोगों ने नाटक नहीं लिखा है और नाटक लिखना चाहते हैं लेकिन वो पूरी तरह से समर्पित नहीं है, जी। वो नाटक भी वैसे ही लिखना चाहते हैं जैसे कहानी लिख ली, बिल्कुल, जैसे उपन्यास लिख लिया, ये संभव नहीं है, जी। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाटक के तरीके अलग हैं। आप कहानी या उपन्यास में जब जाते हैं तो आपको विस्तार की बड़ी छूट मिलती है, जी। इवन ट्रैवलॉग्स में विस्तार की छूट मिलती है, लेकिन नाटक में या कविता में प्रिसीशन चाहिए। बिल्कुल सर, आपको कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक कहना है। बिल्कुल। और नाटक में तो और एक और चुनौती है कि जो अभिनेता आ रहा है, जिसने अभिनय करना है, आप उसको भी तो स्पेस देंगे। जी। अगर सब कुछ आप शब्दों में ही बयान कर देंगे तो वो करेगा क्या फिर? बिल्कुल। तो उसको भी स्पेस देना है और अपनी बात भी कहनी है, तब नाटक अच्छा निकल कर आता है। और नाटक में जो सबसे बड़ी बात है वो ड्रामेटिक एलिमेंट। बिल्कुल, ड्रामेटिक एलिमेंट। अगर ड्रामेटिक एलिमेंट की आपको पहचान नहीं है तो ये लोगों को पता नहीं होता, वो ये नहीं समझ पाते कि ये ड्रामा है क्या। तो ये ड्रामा है क्या, जब तक ये समझ नहीं आएगा तब तक आप नाटक में दाखिल नहीं हो सकते। और प्रिसीशन, और उसको किस तरह से कन्वे करना है चीजों को संवादों के माध्यम से, जिससे कि वो जो चरित्र है वो भी खुले और वो जिसके बारे में कुछ बोल रहा है उसका भी कोई डिफरेंट डायमेंशन खुले। तो तब वो टेंशन बिल्ड होती है और बातें आगे बढ़ती हैं और जो दर्शक है वो भी इन्वॉल्व होता है। इसलिए नाटक ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, इसलिए मैंने कहा ना बहुत वो वक्त लेता है और बार बार कई ड्राफ्ट उसके तैयार करने पड़ते हैं। और जब भी वो स्टेज पर जाता है उसमें फिर कुछ तब्दीलियां हो जाती हैं। बहुत खूबसूरत। स्टेज पर जाने के बाद फिर से उसको लिखा जाता है और ये वाकई एक बहुत चैलेंजिंग बात है। और सबसे बड़ी बात होती है दर्शकों को बांधना, या आप कोई भी साहित्यिक विधा लिख रहे हो, किसी भी साहित्यिक विधा में अगर हम लिख रहे हैं तो जो भी इसको पढ़ रहे हैं उनका कनेक्शन बहुत जरूरी है। तो जिस तरह से मैंने आपकी जो कविता शुरू में पढ़ी, जो हम हैं वो हम होना नहीं चाहते, इससे मैं खुद को बहुत रिलेट करती हूँ। इन लाइनों ने वाकई मुझे तो बांधा है और जो हमारे लिसनर होंगे उनको भी जरूर वो सुनेंगे। ये आयरनी ऑफ लाइफ है। बिल्कुल, कि आदमी जो है वो छोड़कर दूसरा, और जो नहीं है, जो कोई और है, बिल्कुल, वो उसके पीछे भाग रहे हैं। आप जो हैं आप उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसको डेवलप कीजिए, तो आप कहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन जब जो दूसरे हैं और वो आप नहीं हैं लेकिन आप वो होना चाहते हैं, आप कहीं के नहीं रहेंगे। वाकई। एक और आपकी कविता की कुछ लाइंस में पढ़ रही थी, ये मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। उसके बाद मैं चाहूंगी आप खुद हमें जरूर सुनाएं। आपकी एक कविता है, हर बार जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, हर बार जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ नहीं कह पाता, क्योंकि हर बार तुम्हारे और मेरे बीच हर बात आ जाते क्या बात सर, हर बार तुम्हारे और मेरे बीच कुछ शब्द आ जाते हैं। सर क्या कहेंगे, इतना खूबसूरत जो लिखा है आप। हमारे यहाँ जो रीतिकाल है, रीतिकाल के जो श्रृंगारिक कवि रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि जो नायक और नायिका जब मिलते हैं आपस में, नायिका ने हार पहना हुआ है तो वो कहते हैं जो हार है ना वो ही पहाड़ जैसा लग रहा है तो वो हार नहीं होना चाहिए। तो मैं तो उससे भी आगे सूक्ष्म की बात कर रहा हूँ कि जब नायक और नायिका यानी प्रेमी और प्रेमिका का जब मिलन हो तो शब्द जो हैं वो महत्वहीन हो जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो आंखें ही बहुत बोलती हैं और शरीर बोलता है, शरीर के अवयव बोलते हैं, शरीर का रोम रोम बोलता है, उसमें शब्द गैर जरूरी हो जाते हैं। जो बातें शब्दों से बयान होती हैं वो जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी हों, लेकिन जो बिना शब्दों के बयान होती हैं वो प्यार होता है। वाह वाह सर, बहुत खूबसूरत। मैं मंटो साहब को पढ़ रही थी तो उन्होंने लिखा था कि मैं अपने कमरे में सोफे पर बैठ जाता हूँ, कागज कलम पकड़ता हूँ और लिखना शुरू करता हूँ। मेरी बच्चियां शोर मचा रही होती है, मैं उनसे बातें भी करता हूँ, कोई मिलने वाला आ जाए उसकी खातिरदारी भी करता हूँ, लेकिन अफसाना लिखे जाता हूँ। तो आप क्या कहेंगे, आपको लिखने के लिए कैसा माहौल चाहिए? जब शुरू के दिनों में लिखा करता था तो कई बार लगता था कोई डिस्टर्ब कर देता है, तो लगता था कि इसने क्यों डिस्टर्ब कर दिया, मेरा सारा वो ध्यान टूट गया। टूटता है लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया है कि नहीं, जिंदगी की और जिम्मेदारियां भी होती हैं और उन जिम्मेदारियों से आप भाग नहीं सकते। और जो जो आपका परिवार बढ़ता है, पत्नी आती है, उसके साथ बच्चे आते हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां आती हैं, बड़े रिश्तेदार आते हैं, दोस्त अहबाब आते हैं,
तो बीच में कई ना कई तरह के व्यवधान आते हैं। आप जैसे घर में लिख रहा हूँ, अकेला हूँ, मान लीजिए लिख रहा हूँ, अब घंटी बज गई, मिलने आ गया कोई पोस्टमैन ही आ गया चिट्ठी देने, कोई कुरियर वाला आ गया, तो फिर उठकर खोल दिया, काम किया, फिर आकर लिखने बैठ गए। तो व्यवधान तो होता है, लेकिन मैं लिखता रहता हूँ। और जब दबाव होता है लिखने का, तो सचमुच आप कहीं भी लिख सकते हैं, और जब लिखने का दबाव नहीं है तो आप कहीं नहीं लिख सकते। वाकई। तो लिखने का दबाव होना जरूरी है, लेकिन लिखने के दबाव के लिए आपको वो परिवेश चाहिए जिस परिवेश से आप वाकिफ हैं, जिसमें आपकी परवरिश हुई है। मुझे कमलेश्वर का वाकया याद आता है। एक बार कमलेश्वर को किसी फिल्म डायरेक्टर ने पैसे दिए एक कहानी लिखने के लिए, और उनको एक 5 स्टार का कमरा बुक करवा दिया कि 1 महीने में आप हमें स्क्रिप्ट लिख के दे दीजिए। अब वो कमलेश्वर साहब वहाँ गए और 1 महीना 5 स्टार में रहे, एक शब्द नहीं लिख सके। वहाँ बैठते मस्ती करते और कुछ नहीं कर पाए। तो 1 महीने के बाद जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा भाई तैयार होगी। नहीं साहब मैं तो नहीं कर पाया। कहले तो ऐसा है कि फिर क्या करें? कहले आप मुझे यहाँ से हटाइए। वो घर चले गए। उसके बाद उन्होंने 15 दिन में स्क्रिप्ट तैयार कर दी। कारण क्या था? उनको ये एहसास हुआ कि जो मेरा माहौल है जी, मुझे उस माहौल से काट दिया गया। वाकई सर, लेखक को उस माहौल से काट दिया जाएगा, उस परिवेश से काट दिया जाएगा तो लिख नहीं पाएगा। वाकई। तो जिस माहौल में मेरी परवरिश हुई है, मैं तो मजदूरों की कॉलोनी में रहा हूँ, मैं तो बहुत संघर्षशील रहा। विभाजन के बाद हमारा परिवार आया इधर, तो क्या था हमारे पास? कुछ भी नहीं था। जो कपड़े पहने हुए थे वही था और कुछ नहीं था। तो संघर्ष जो है वो मेरे जीवन का सूत्र है जी। तो वो संघर्ष करते हुए अब वो संघर्ष बदल गया है। अब वो उस तरह का संघर्ष नहीं रहा, पैसे का संघर्ष नहीं रहा, लेकिन वो ये भी संघर्ष है कि आप घर में बैठे हैं, कोई आके आपको डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे। आपने वो काम किया और फिर आके आप लिखना शुरू कर दिए, फिर अपना काम करना शुरू कर दिया। मैं सुनता हूँ कुछ लेखकों के किस्से कि कोई बिल्ली मेज पे रख के बैठता है लिखता है, कोई कैसे लिखता है, कोई खड़े होकर लिखता है, कोई लेट कर लिखता है। मुझे ऐसा कोई फैड नहीं है। मुझे जब लिखना है तो मैं बैठ जाता हूँ और लिखना शुरू कर देता हूँ, और नहीं तो चाहे 100 इधर उधर कर लो, लेट लो, बिल्ली बिठा लो, कुत्ता बिठा लो, मेरे से नहीं लिखा जाता। जी, आपने बहुत सारे नाटक लिखे हैं। जिस तरह से आपने कहा था कि वो हर नाटक आपका अलग है, तो कुछ नाटकों के बारे में मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी। जैसे अन्वेषक है या रामानुज है, दोनों ही मैथमेटिशियंस पर आधारित हैं। क्या कहेंगे आप, क्या सोच रही आपकी नाटकों के पीछे? क्योंकि अभी कुछ और नाटकों के बारे में मैं और आपसे बात करने वाली हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ऐसे इलाकों में दाखिल हो जाऊं जिन इलाकों में लोग नहीं गए जी। वो इलाके जैसे अब आर्यभट्ट के बारे में जब मैंने ये नाटक लिखा था, उस समय आर्यभट्ट के नाम पर केवल लोग इतना ही जानते थे कि हाँ एक सैटेलाइट आर्यभट्ट की गई, या उससे ज्यादा कुछ जानते तो यहाँ वो बड़े एक मैथमेटिशियन थे, खगोलविद थे। इससे ज्यादा जानकारी लोगों के पास नहीं थी जी। लेकिन वो रिसर्च की नाटक आया तो बहुत लोगों को जानकारी हुई, क्योंकि नाटक बहुत लोगों तक पहुंचता है, बहुत मकबूल नाटक, और वो एक चर्चा में आ गया जी। रामानुजन के बारे में लोग जानते तो हैं जी, लेकिन उनका अवदान क्या है ये नहीं पता जी। तो उसको रिसर्च की तो उस पर एक नाटक अलग से लिखा। तो इन दोनों ही विभूतियों पर कोई भी नाटक हिंदी में अवेलेबल नहीं है। मुझे लगता है किसी और भाषा में शायद ही हो। अब केवल इतना ही नहीं, मेरा मकसद केवल इतना ही नहीं रहता है कि मैं उनके अवदानों को और उनके समय को रेखांकित कर दूं। उसके बहाने मुझे कुछ प्रश्नों से सामना करना पड़ता है, और वो प्रश्न जो हैं वो हमारे समाज के प्रश्न होते हैं जी। वो प्रश्न जो हैं वो व्यक्ति के प्रश्न होते हैं जी। व्यक्ति और समूह के बीच के संघर्ष के प्रश्न होते हैं। क्या बात। धर्म और सत्ता में क्या संबंध हो इसका प्रश्न होता है। राजनीति और धर्म का क्या संबंध हो इसमें एक प्रश्न होता है, इसमें बहसें होती हैं। इसलिए वो नाटक महत्वपूर्ण बनता है। आर्यभट्ट के बहाने लोग वहां पहुंचते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर बहुत सारी चीजों से सामना करना पड़ता है। ऐसे ही रामानुजन को लेकर है। तो कोशिश यही रहती है कि हर नाटक जो है मैं कुछ अलग तरह से पेश करूं और उसमें अलग प्रश्नों से सामना करूं। वाकई रामानुज और आर्यभट्ट पे आपने जो नाटक लिखे हैं बहुत ही मकबूल नाटक है, लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत मंचन हुआ इन दोनों नाटकों का। तो बुल्ले शाह के बारे में मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत खूबसूरत नाटक है, मैंने पढ़ा है, बहुत खूबसूरत नाटक है। क्या कहेंगे? बुल्ले शाह के साथ भी यही था कि बुल्ले शाह 17वीं 18वीं शताब्दी के वो पोएट हुए हैं और सूफी कवि हैं जी। और उन्होंने जो मैसेज दिया है वो हमारी जो निर्गुणवादी परंपरा है जी, बिल्कुल भक्ति की जी। और जो सगुणवादी परंपरा है वो उससे हटकर है जी।
और ये जो सूफी परंपरा थी जिसमें जो मुख्य आधार है प्रेम है, इश्क है, जी जी तो उसको लेकर बुल्ले शाह ने, और औरंगजेब का उन्होंने समय देखा था, जी उस समय को कैप्चर करते हुए जी बुल्ले शाह को मैंने बिल्ड किया है। जी। हिंदी में कोई नाटक नहीं है बुल्ले शाह पर, हिंदी में कोई भी नाटक कोई नहीं है? नाटक नहीं है, पहला अरे नाटक वाह, है। वाह। पंजाबी में है दो चार, पंजाबी में तो है, हाँ, हिंदी लेकिन में कोई हिंदी में नहीं है। कोई नाटक नहीं है। तो इसलिए फिर रिसर्च बेस्ड है मेरा काम सारा होता है, उनकी काफियां, उनके समय में जाना और उनको देखना आज कैसे वो रिलेट करता है। मुझे लगता है समाज ऐसा कभी कोई वक्त नहीं रहेगा जब समाज को प्रेम की जरूरत ना हो, वाकई जब समाज को इश्क की जरूरत क्या ना हो। बात सर, तो ये दोनों चीजें, मतलब प्रेम और इश्क एक ही बात है। वाकई। टेंशन तरह तरह की आती हैं, तो इसलिए बुल्ले शाह ने मुझे बड़ा आकर्षित किया और उनकी काफियों को लेकर उनको वो बिल्ड किया नाटक। और वहाँ भी जो डॉगमेटिक बिलीफ हैं वो आड़े आ जाते जी हैं, जी वो हावी हो जाते जी हैं, और अल्टीमेटली बुल्ले शाह को जहाँ उनका जन्म हुआ था कसूर में, जी अब तो वो पाकिस्तान में है, तो उस कसूर में उनको वहां से निकाल दिया जाता है, जी उनको एक देश निकाला दे दिया जी जाता है, शहर निकाला, और वो अपनी बस्ती अलग बसा लेते हैं। लेकिन जी। वहां भी वो तो फकीर हैं, फकीर हैं, और उनके साथ बहुत लोग जुड़ जाते हैं, जी और आज तक हम उनको याद करते हैं। बिल्कुल सर। जबकि उस वक्त कौन कौन रहे होंगे शहजादे और क्या क्या, लेकिन याद तो हम बुल्ले शाह को करते हैं मोहब्बत के साथ। क्या बात सर, तो मैं जरूर चाहूंगी सर बुल्ले शाह का अगर कोई काफी अगर आप दो लाइनें हैं जैसे कि चल बुलिया हुण उत्थे चलिए, चल बुलिया हुण उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, आहा, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। वाह। भगत सिंह पर भी आपका एक लिखा नाटक है, जबकि भगत सिंह पर बहुत सारे नाटक लिखे गए हैं। तो आपका जो नाटक है रंग बसंती भगत सिंह पर आधारित है, तो आपसे ही जानना चाहूंगी कि कितना अलग है ये बाकी जो भगत सिंह पर नाटक लिखे गए हैं उनसे कितना अलग है ये? भगत सिंह पर जो नाटक आए हैं वो इसके बाद आए हैं। रंग बसंती के रंग बाद? बसंती मेरा लिखा गया 81 में। जी ये नहीं कि उससे पहले कोई था नहीं, जी जरूर थे, लेकिन भगत सिंह को रोमांटिसाइज किया गया था, फिल्मों में भी रोमांटिसाइज किया गया। जी उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसको दरकिनार किया गया। जी तो उस आइडियोलॉजी को रखते हुए कि उनकी आइडियोलॉजी जो है वो नहीं थी जिस तरह से उनको पोर्ट्रे किया जा रहा था, उनका संघर्ष वो नहीं था। वो सिर्फ आजादी नहीं चाहते थे, वो व्यवस्था परिवर्तन भी चाहते थे। जी तो वो सारा संघर्ष भी उसमें परिलक्षित होता है, और उसको लेकर वो नाटक हुआ। वो बायोग्राफिकल प्ले है। जी वो बायोग्राफिकल प्ले लिखना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए वो मेरा ये पहला अकेला नाटक है। हालांकि रामानुजन में भी थोड़ा सा बायो है, जी लेकिन वो बायो इतना नहीं है जितना कि रंग बसंती में है। जी जी वो बायोग्राफिकल है, पर उसमें जानकारियां बिल्कुल सही परिप्रेक्ष्य में रखने की कोशिश की है। और मुझे क्योंकि पसंद आते हैं इस तरह के लोग जो संघर्षशील हों, जी चाहे वो भगत सिंह हों, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, जी चाहे वो बुल्ले शाह हों, आहा। जो सड़ी हुई रवायतें हैं जी उनको जो तोड़कर जी। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मुझे वो पसंद आते क्या हैं, बात। और मैं उन पर काम करता हूँ। क्या बात सर, बहुत खूबसूरत बात कही। मैंने आपके ऑलमोस्ट बहुत सारे नाटक पढ़े हैं। एक और नाटक है आपका प्रबोध चंद्रोदय, वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। सर आप क्या कहेंगे उस नाटक के बारे में, क्या सोच रही है आप? प्रबोध चंद्रोदय मेरा नाटक नहीं है, वो श्री कृष्ण मिश्र का नाटक है, संस्कृत का नाटक जी है वो। संस्कृत का है। मैंने उसका रूपांतर किया है हिंदी जी। में, और मैं आकर्षित उसके प्रति इसलिए हुआ क्योंकि उसको भी एक तरह से लोग भूल चुके थे, तो मुझे लगा कि नहीं, उस पर काम करना चाहिए और उसको मॉडर्नाइज करना चाहिए। जी। अगर उसको मैं वैसा का वैसा अनुवाद कर देता तो शायद वो पसंद नहीं किया जाए। अभी आज लोग उसके साथ जुड़ नहीं पाते, जी तो उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया था आज की भाषा में, आज की जो रंग भाषा है, बिल्कुल आज की रंग भाषा में उसको ढाल के लाने की कोशिश की है। और आकर्षित इसलिए किया क्योंकि उसमें वो 11वीं शताब्दी का नाटक जी है, जी और 10वीं शताब्दी तक हमारे यहाँ जो फिलॉसफीज थी, जी जो 9 फिलॉसफी हैं, जी 6 हमारी आस्तिक हैं और 3 नास्तिक हैं, जी ये सारी की सारी विकसित हो चुकी थी जी और रिडंडेंट हो गई थी बहुत सारी। बुद्धिज्म रिडंडेंट हो गया था, ब्राह्मणिज्म जो है वो ऊपर आ रहा था। तो जिस तरह की कुरीतियां आ गई थी बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, डिके हो रहा था धीरे धीरे, और लोग भी उस तरह के जो उनके फॉलोअर्स थे वो भी डिके हो रहे थे। तो उनको लेते हुए उनका जरूरत क्या है, प्रबोध किसकी जरूरत है, तो क्या प्रबोध अवेकनिंग की जरूरत है। अवेकनिंग की, तो प्रबोध का उदय हो, अवेकनिंग कैसे होगी, जागरूकता की हाँ, जरूरत वो है। विवेक से होगी। बिल्कुल। तो विवेक कैसे आएगा, तो विवेक उसने कहा कि वह ज्ञान और भक्ति के संयोग से आएगा। ये उसकी फिलॉसफी है, यानी आपको ज्ञान भी चाहिए
और भक्ति भी चाहिए। ज्ञान तो और भक्ति। दोनों जब आप मिलाएंगे तो Awakening आपने होती है। अवेकनिंग पैदा होगी। बहुत खूबसूरत, तो इसलिए मैंने उसको फिर किया। आपने ट्रेवलॉग भी लिखे हैं, क्या सोच रहनी चाहिए जब आप ट्रेवलॉग लिखते हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। ट्रेवलॉग असल में वहाँ आप डिटेलिंग में जा सकते हैं, जी जबकि नाटक में नहीं जा सकते, जी। कविता में नहीं जा सकते। जी। लेकिन वहाँ खतरा है। जी। वहाँ खतरा ये है कि जब आप ट्रेवलॉग लिखने बैठते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारियां होनी चाहिए। जी। यानी जिस जगह के बारे में आप लिख रहे हैं उसका ज्योग्राफिया, वहाँ की संस्कृति, जी वहाँ के लोग, जी उसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य, ये सारी जानकारियां होनी चाहिए। लेकिन आप ट्रेवलॉग लिख रहे हैं, ये ध्यान रहे, आप जब जानकारी हो लेकिन आप उसका ज्योग्राफिया नहीं लिख रहे, जी आप उसका इतिहास नहीं लिख रहे, आप उसकी संस्कृति का विश्लेषण भी नहीं कर रहे, जी उसको आप किस रूप में वो चीजें प्रतिफलित हो रही हैं वहां पर, उनको पकड़कर वो अगर आप लिखेंगे, और जो ट्रेवलॉग है वो जुड़ना चाहिए, वो आपके साथ जुड़े, और जो पढ़े उसको भी लगे कि वो देख रहा है, वो जगह जो मैं जिनका बयान कर रहा हूँ वो उनको सही पर्सपेक्टिव में देख रहा है। अगर ये शक्ति नहीं होगी ट्रेवलॉग में तो वो ट्रेवलॉग क्या होगा, वो एक रिपोर्ट रह जाएगी। जी बिल्कुल। वो लिटरेचर नहीं बनेगा। तो लिटरेचर और रिपोर्ट में फर्क यही है कि लिटरेचर जो है वो आपके अंदर तक जाता है, रिपोर्ट सतही है। रिपोर्ट आधे घंटे में भूल जाएंगे, लेकिन लिटरेचर अगर आपके मन का वो ट्रेवल कर गया तो वो आपको कई दिनों तक, सालों तक याद रहेगा। ट्रेवलॉग में मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि लोग आपसे जुड़े, तो ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है कि आप जहाँ कहीं जा रहे हैं आपको उस जगह के बारे में पूरा पता होना चाहिए और अपने तरीके से आप उसके बारे में लिख रहे हैं। पता भी होना चाहिए, और पता नहीं है तो पता कीजिए। वहाँ गए हैं ये हाँ, जरूर। पहले तो जाना जरूरी है क्योंकि फर्स्ट हैंड तो है ही है जी। लेकिन अगर आपको बहुत सारी जानकारियां नहीं है उसके इतिहास के बारे में, हो सकता है आप ना जानते हो जगह के, तो उस इतिहास के बारे में थोड़ी खोज कीजिए। जी। वहाँ आपको गाइड मिलेंगे, किताबें मिलेंगी, तो देखिए उनको, पलटिए, लेकिन आपने इतिहास नहीं लिखना। इतिहास नहीं लिखना। आपने ये देखना है कि जो एक इतिहास था जी वो वर्तमान को कैसे जोड़ रहा है, वाकई जी। वो कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है उस जगह पर। जी इन चीजों को पकड़ना है, वहाँ के कल्चर को पकड़ना है। कुछ लोग बयान कर देते हैं, वहाँ गया मैं, वहाँ पकोड़े खाए, वहाँ समोसे खाए, ये कोई ट्रेवलॉग ये नहीं नहीं है। होता। अगर खाए भी हैं तो उसका कोई खास एंगल होना चाहिए। बिल्कुल कि बिल्कुल। वो और जगहों से कैसे अलग हैं, या बिल्कुल। उसमें कोई एंगल, अगर उसमें कोई ह्यूमन एंगल नहीं है तो वो व्यर्थ है। जी तो ह्यूमन एंगल होना बहुत जरूरी है, हर जगह होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, तभी आपसे लोग जुड़ेंगे। बहुत खूबसूरत बात की आपने, और तो बहुत कुछ लिखा है आपने, बहुत सारी विधाओं में लिखा है। और अभी आपकी एक और पत्रिका जो पहली बार आपने निकाली, जिसके 2 अंक आ चुके हैं, जिसको आपने संपादित किया है, क्या कहेंगे, क्या सोच रही है आपकी इस पत्रिका को निकालने के लिए, क्या कहेंगे आप? देखो, ये लिटरेरी मैगजीन निकालना है बड़ा जोखिम का काम, जानते हैं, जब घर फूक तमाशा देखने वाली बात है। तो इसका जो मकसद है वो ये है कि एक विशाल हॉराइजन में जो लोग हैं वो जुड़े इससे, और जो लिटरेचर के जो सही अर्थ हैं वो इसमें खुलें। इस तरह की कोशिश इस पत्रिका के माध्यम से करने की है कि देखिए, अब जो रचनाएं आती हैं अंततः तो रचनाएं ही बोलती हैं, बिल्कुल। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि वो इस तरह की ही रचनाएं इसमें आए जिसमें एक खुलापन हो। जी। शब्द का आयतन तो आप माप ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। साहित्य से जुड़ा हुआ कोई चैलेंजिंग लम्हा आपके साथ आपकी जिंदगी में? चैलेंजिंग लम्हा ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे लगता है जब भी लिखने बैठता हूँ तो वो चैलेंजिंग ही होता है। शुरू में तो चैलेंजिंग ही होता है, और वही जो चैलेंजिंग लगने लगता है वो उसके लिखने लगो तो धीरे धीरे वही आसान होता चला जाता है। जब उसमें दाखिल होते जाते हैं, उतरते चले जाते हैं, पानी में उतरने से पहले लगता है तैरेंगे कैसे, लेकिन जब पानी में फेंक दिए जाते हैं या आप खुद उतर जाते हैं तो तैरना भी आ जाता है। तो इस तरह का रहा है मेरा एटीट्यूड, कोई घबराहट तो कभी नहीं रही। बट सर कई बार ऐसा होता है ना, राइटर्स ब्लॉक जो होता है वो होता है जी। हाँ, वो जरूर होता है। कई बार कई चीजें स्टकअप हो जाती हैं और रुक जाता है वहां आकर, और बहुत दिन फिर कुछ नहीं हो पाता। तो उन दिनों मैं पढ़ता हूँ और ज्यादा पढ़ता हूँ, कहीं घूमने निकल जाता हूँ, कोई फिल्म देख लेता हूँ और लोगों से बातें करता हूँ, गपियाता हूँ अपने दोस्तों से। कई बार होता है ये 10-10, 15-15 दिन, एक महीना ये ब्लॉक हो जाता है। बिल्कुल, ये वो स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक, क्योंकि जो आपका जो क्रिएटिव प्रोसेस है वो ऑल द टाइम एक ही लेवल पर एक्टिव रहे, ये संभव नहीं है।
क्रिएटिव प्रोसेस की एक लिमिट के बाद अगेन यू कैन कुछ टाइम के बाद ब्रेक लेकर वापस आ हाँ, सकते हैं, ऐसा होता है सर। ये भी कहते हैं ना सर कि मैं इसको बहुत मानती हूँ कि राइटिंग इज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। जैसे ये भी कहते हैं कि जो लेखन है वो साहित्यिक सर्जन की बहुत बहुमूल्य धरोहर है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? इट्स अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। नहीं, है ही लेकिन ये वो अध्यात्म नहीं है। लोग अध्यात्म को तो केवल वो अपना ले जाते हैं परमात्मा आत्मा उसके या आस्था में भक्ति में, ये वो अध्यात्म नहीं है। ये अध्यात्म तो आपकी अपने की खोज, जी, स्वयं की खोज, अपनी खोज है, और अपने समाज के साथ अपने रिश्तों की खोज है, अपने और जो परिवेश है, जो लोग आपके आसपास हैं उनके साथ आपके संबंधों की खोज है। और ये खोज कभी खत्म नहीं होती, कभी नहीं होती। तो उसमें जब आप उतरते हैं तो अध्यात्म क्या, जैसे किसी के प्रति आपके मन में मैलिस है, जी, द्वेष है, जी, लेकिन जब आप लिखने बैठते हैं, आप उसको एक पात्र की तरह चुनते हैं तो वो धुल जाता है। वाकई। अगर आप धो नहीं पाएंगे तो आप गलत लिख जाएंगे, ट्रैक पर चले जाएंगे। वाकई। और उसको सही परिप्रेक्ष्य में पकड़ने, ये अध्यात्म, ये एक्सपीरियंस है। यानी आपको भूल जाना और चीजों से परे हो जाना, ये आध्यात्मिक जो है एक्सपीरियंस है। तो आध्यात्मिक मेरा जो अनुभव है वो अलग है। जो धार्मिक लोगों का आध्यात्मिक अनुभव है, मैं उस पचड़े में नहीं पड़ता। जी। हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो ऐसी कौन सी किताब है जिसने आपको बहुत गहराई से मुतासिर किया हो, बहुत इम्प्रेस किया हो? किताबें वक्त वक्त पर करती रही हैं बहुत। जैसे जब शुरू में तो मुझे याद है, हालांकि मुझे समझ नहीं आई थी ज्यादा, कामायनी जब मैंने पढ़ी जयशंकर प्रसाद की, तो बड़ा प्रभावित हुआ। महादेवी वर्मा के गीत बड़े प्रभावित करते थे, लेकिन जो मुझे समझ में आता था वो बच्चन के गीत समझ में आते थे जी। वो मुझे गोपाल दास नीरज के गीत समझ में आते थे जी। बच्चन के गीत ज्यादा गंभीर हैं और बड़े अच्छे गीत हैं। तो इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा, या तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण। जी। तो इस तरह के चैलेंजिंग, अब यूथ को एक प्रेरित करने वाले इस तरह के गीत मुझे बड़े अच्छे लगते थे। इन लोगों ने, इन चीजों ने मुतासिर किया। जी। और फिर जैसे प्रेमचंद के, मुझे लोगों को तो गोदान और ये, मुझे रंगभूमि उनका उपन्यास बहुत अच्छा लगता है। जी। रंगभूमि मुझे बहुत एक महाकाव्यात्मक उपन्यास लगता है, और वो अपने उस आंदोलन से, जो स्वतंत्रता का आंदोलन था, उससे भी जुड़ा हुआ है और कहीं आज भी आकर जुड़ता है बहुत सारी समस्याओं के साथ। उसके बाद फिर और जो किताबें, इधर कमलेश्वर का जो उपन्यास है, क्योंकि उसमें एक थीम लेके आते हैं और वो उसको एस्टेब्लिश करते हैं। इस तरह से कई किताबें हैं जो समय समय पर असर डालती रहती हैं, प्रभावित करती रहती हैं। लेकिन कोई और टोटलिटी में है, आपका जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है वो इन चीजों का एक टोटलिटी में प्रभाव असर पड़ता है। तो एक हिस्सा है, बाकी हिस्सा और अंग्रेजी लिटरेचर है, दूसरे हैं, नाटक हैं, फिल्में हैं, सबका कुछ ना कुछ असर तो जिंदगी में होता है और उसी से आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कवि के मन से क्या कहेंगे, जो आपकी अभी पोइट्री की, कविताओं की किताब आई है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये एक सीरीज है, कविता श्रृंखला है। इसमेमें पहला सेट आया, इसमें 7 कवि हैं। और इसका जो कंसेप्ट ये है कि वो कवि जो बहुत सीनियर हैं, 60-65 से ऊपर, जिन्होंने लंबी यात्रा तय की है, वो अपनी कविताओं में से स्वयं ही चुनाव करते हैं और अपनी कविता यात्रा पर एक बयान देते हैं कि मेरी ये कविता यात्रा किस तरह से, वो भी इसमें शामिल है। उनका अपना ही चुनाव शामिल है। मैं इस सीरीज को प्रस्तावित करने वाला हूँ, तो एक प्रस्तावक के रूप में मेरा एक नोट मिलेगा यहाँ पर, जो प्रस्तावना है। अब इसका दूसरा सेट भी तैयार है, वो शायद पुस्तक मेले में रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आगे चलाने का है और धीरे धीरे यंग लोगों तक आएंगे। जी सर। तो सर, चलते चलते मैं जरूर चाहूंगी कि आप अपनी कोई कविता जो आपके दिल के बहुत करीब हो हमें सुनाए। चलती चक्की पीसे चक्की, खाना खाए दाना कहे सयाना, पीसे चक्की चक्की पीसे, पीसे चक्की नहीं थकी सो नहीं थकी, थकी है औरत। वाह। थकी है आंखें, लीड़े सुंदर सुंदर गहने, पर चक्की तो कुछ ना माने, नहीं थकी सो नहीं थकी, थकी है औरत। क्या बात। दीवारों की लिपा पोती, दाएं बाएं फैली ज्योति, फिर भी औरत थकी थकी, चक्की बिल्कुल नहीं थकी, नहीं थकी सो नहीं थकी, पीसे दाना पीसे औरत, चक्की पीसे
नहीं थकी सो नहीं थकी, क्या बात। थकी है औरत। थकी है औरत, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत कविता सर। तो दोस्तों, रेनबो सेलेब्स में आज हमारे साथ जो जानी मानी शख्सियत रही डॉक्टर प्रताप सहगल, और डॉक्टर प्रताप सहगल आप हमारे स्टूडियोज में आए और आपने इतनी अच्छी बातचीत की हमारे श्रोताओं के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद काजल, धन्यवाद ऑल इंडिया रेडियो, थैंक यू वेरी मच।